दोस्तों, एक लड़की जो तहसीलदार बन चुकी थी 7 साल बाद, और वो तहसील पर जाती थी, तहसील से आती थी, तो तहसील के बगल में ही एक लड़का जो कुल्फी का रेडी लगाता था और बहुत ही अच्छी कुल्फी बनाता था। उसके पास से वो 1 दिन खाती है, 2 दिन खाती है, तीसरे दिन अपने नौकर से कहती है कि जा करके वहां से कुल्फी ले आओ, मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है खाने का। वो कहता है कि ठीक है, और तभी वो अंदर रूम में जाती है और वहीं पर एक खिड़की होता है जो बाहर की तरफ उसमें से दिखाई देता है। वहां पे बैठती है और जब देखती है तो उस टाइम सुबह सुबह का टाइम होता है। वो लड़का अक्सर रोज अपने चेहरे पर गमछा लपेट करके रखा रहता था, जिससे पता नहीं चलता था कि वो लड़का कौन है। और बहुत ज्यादा गर्मियों का टाइम था, कड़कती धूप थी, इसकी वजह से वो अपना चेहरा ढक करके रखता था। और जब ये तहसीलदार अंदर से देखती है, उस टाइम वो गमछा नहीं लपेटा था, सुबह सुबह का टाइम था। वो अंदर से देखती है तो कोई और नहीं होता है बल्कि वो उसका पति होता है। उसे कंफर्म नहीं होता है कि उसका पति ही है, लेकिन जब गौर से देखती है तो सच में उसका पति होता है। उसे बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद दोस्तों, वो अपने पति को बुलाती है और अपने पति के साथ जो करती है, दोस्तों अगर आप भी सुनेंगे इस कहानी को तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लड़की कैसी थी। दोस्तों, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के सहरसा जिले की कहानी है। सहरसा जिले में ही एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। पिताजी किसानी का काम करते हैं और जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता सबसे बड़ी बहन होती है और वो पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छी होती है। और गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पटना चली जाती है। वहां से वो पढ़ाई पूरी करती है, अपनी पूरी ग्रेजुएशन वहीं से करती है। इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं वो सोचते हैं, रामानंद उनका नाम होता है, वो सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दूं क्योंकि शादी के लायक मेरी बेटी हो चुकी है। सुनीता को जब ये सब बात पता चलती है कि पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरी शादी अभी मत कीजिए, मेरी शादी बाद में कर लीजिएगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है और बहुत कुछ करना है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारी 3 बहनें हैं, अगर एक एक करके शादी करूंगा तभी तो, नहीं तो फिर एक बार में ही मैं कैसे शादी कर पाऊंगा। मेरी इनकम भी तो उतना नहीं है, भाई तुम्हारा छोटा ही है। जब ये सारी बातें सुनीता सुनती है तो सुनीता भी अपने मन को समझाती है। सुनीता भी सोचती है कि कोई बात नहीं, चलो जो भी पिताजी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं रामानंद, अब वो लड़का देखने के लिए निकल जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाने लगते हैं कि कोई ऐसा लड़का हो जो कमाता खाता हो, अच्छा हो और घर परिवार भी अच्छा हो। मैं अपनी लड़की की उसी से शादी कर दूंगा। इसके बाद एक रिश्तेदार से पता चलता है कि वैशाली जिले में एक लड़का है जिसका नाम है प्रवीण, और प्रवीण अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और उसका बहुत ही अच्छा एक दुकान भी है जो शहर में है, और घर पे काफी खेती बाड़ी भी है, प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही थी। इसके बाद जब उसके पास जाते हैं सुनीता के पिताजी रामानंद जी, जब वहां पे जाते हैं तो बातचीत होती है। जब वो अपनी लड़की की फोटो दिखाते हैं तो लड़की भी उससे पसंद आ जाती है उन लोगों को। इसके बाद वो लोग भी लड़की देखने के लिए जब आते हैं तो सुनीता काफी खूबसूरत होती है, लोगों को पसंद आ जाती है। प्रवीण भी साथ में आता है, वो भी देखता है, उसे भी एक नजर में पसंद आ जाती है। इसके बाद शादी तय हो जाती है, शादी भी हो जाती है। जब सुनीता अपने ससुराल जाती है, वहां जाने के बाद जो प्रवीण होता है, प्रवीण अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है, ना ही उसकी कोई बहन होती है, ना ही उसका कोई भाई होता है। इसके वजह से जो उसके पिताजी होते हैं उसे, प्रवीण को बड़े ही लाड प्यार से पाले होते हैं। उसका हर एक ख्वाहिश, हर एक सपना वो लोग पूरा करने की सोचते हैं क्योंकि एक ही बेटा होता है, प्रवीण होता है। उसकी खेती बाड़ी तो कुछ ज्यादा होती है, प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही होती है, लेकिन जो उसकी दुकान होती है काफी अच्छी चलती है। वो अपने पिताजी की दुकान को भी बड़े ही अच्छे से संभालता है, सारा कुछ वो ध्यान रखता है और बहुत ही अच्छा बेटा बन करके रहता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दोस्तों की संगत में पड़ने की वजह से प्रवीण अपना सब कुछ खोने पर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी इतना ज्यादा थी कि जो उसके पास पड़ोस के लोग थे उसके पीछे पड़ जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। जो गांव के लड़के भी थे वो भी प्रवीण के पीछे पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो पैसे वाला था और उन लोगों पर वो पैसे खर्चा भी करता था और उसके बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे।
इसकी वजह से जो दोस्त थे, उन लोगों के जब साथ में रहता था तो वो दारू शराब भी पीता था, बहुत नशा भी करता था और जो जुआ वगैरह है वो भी खेलता था, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था कि वो पैसों को की कीमत वो नहीं समझता था और पैसों को बिना मतलब के उड़ाता था इधर-उधर। इधर जो सुनीता थी, सुनीता दुल्हन बन कर के आई थी। अभी शादी को 1-2 महीना भी नहीं हुए थे कि जो प्रवीण था, प्रवीण की हालत देखकर उसे सब कुछ पता चल चुका था कि अपने माता-पिता का तो हाथ बटाता ही था, लेकिन दोस्तों के साथ अय्याशियाँ भी करता था, घूमता-फिरता था। उन लोगों के साथ दारू-शराब भी पीता था। तो जब घर पे आता था, सुनीता इस बात का विरोध करती थी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप संभल जाइए, आप सुधर जाइए, आप ये सब नहीं कीजिए। इसी बात को लेकर के वो सुनीता को मारता-पीटता था और बहुत ही उसे प्रताड़ित करता था। समझ लीजिए कि जो सुनीता की ज़िंदगी थी, वो अब नरक से बदतर हो चुकी थी। वो आए दिन मार खाती थी, जब भी कोई बात का विरोध करती थी, तो वो मार खाती थी। और जो सुनीता के सास-ससुर थे, वो भी प्रवीण को डाँटते थे, बोलते थे कि तुम ये सब बहू के साथ क्या कर रहे हो? लेकिन प्रवीण नहीं सुधरता था और ना ही कोई बात उन लोगों की मानता था। वो समझाती थी जब प्रवीण को कि प्रवीण, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे पीछे ये लोग क्यों लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी ये लोग बर्बाद कर देंगे और तुम्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और जब ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक दिन रोड पर आ जाएंगे। इसके बाद वो अपने एक दिन पिताजी को फ़ोन करती है। पिताजी को जब वो फ़ोन करती है तो सारी बातें बताती है और कहती है कि पिताजी, ये जो प्रवीण है, ये बिल्कुल एक नंबर का निकम्मा हो चुका है और ये घर में तो रहता ही नहीं है, ये दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करता है, दारू शराब पीता है और जब मैं कोई बात इसे बोलती हूँ तो ये मुझे मारता है, पीटता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है, दुःख देता है। तभी सुनीता के पिताजी कहते हैं कि अच्छा तुम क्या चाह रही हो बेटी, यही बता दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारी शादी कर दी, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? वो कहती है कि पिताजी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि सुनीता एक सुलझी हुई इंसान थी, बड़ी ही सुशील थी, वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद वो इतना मजबूर हो जाती है कि आए दिन वो मार खाती थी। इसके बाद वो उसके पिताजी रामानंद जी जब उसके घर पे आते हैं, उसकी सास-ससुर से बातचीत करते हैं अपनी बेटी के बारे में, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, इसके बाद वो अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर के चले आते हैं। यहाँ आने के बाद सुनीता से जब पूछा जाता है कि तुम क्या प्रवीण के साथ दोबारा रहना चाहोगी? वो कहती है कि पिताजी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। इसके बाद कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश होती है और तलाक की अर्जी पास भी हो जाती है। लेकिन जब कोर्ट में प्रवीण को पेश किया जाता है तो प्रवीण से जो जज साहब होते हैं पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी सुनीता को तलाक देना चाहते हो? वो कहता है कि जी, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जब सुनीता से पूछा जाता है कि तुम अपने पति प्रवीण को तलाक देना चाहती हो? वो कहती है कि नहीं साहब, मैं तलाक तो नहीं देना चाहती, लेकिन ये अपनी गलत आदतों को अगर सुधारे तो मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि इनके साथ रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहती हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जो प्रवीण था वो साफ मना कर चुका था कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। इसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है और उन लोगों का तलाक भी हो जाता है। सुनीता जब अपने मायके में रहने लगती है तो वो सोचती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तलाक भी हो चुका है और मैं अब क्या कर सकती हूँ। लेकिन वो सोचती है कि मेरा जो अधूरा सपना था मैं उसको पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ बनना था और मैं अधूरा सपना छोड़ करके, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल चली गई, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करूंगी। इसके बाद से वो जी जान से लग जाती है। अपने पिताजी की अनुमति लेने के बाद वो पढ़ाई करने लगती है। पहली बार में ही वो फॉर्म भरती है तहसीलदार का और इसके बाद उसका बहुत ही अच्छे नंबरों से उसका रिजल्ट आ जाता है और वो पास हो जाती है और इसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। सुनीता तहसीलदार बन जाती है शादी के 7 साल बाद, क्योंकि काफी संघर्ष करती है वहां से आने के बाद अपने पढ़ाई को लेकर के। और वो तहसीलदार जब बनती है तो गांव में खुशी बहुत ही ज्यादा होती है। उसके परिवार वाले जो उसके माता पिता होते हैं, 3 बहनें होती हैं, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं रामानंद जी, वो कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हें नौकरी भी मिल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तुम अपनी शादी कर लो, क्योंकि अकेली जिंदगी बहुत पहाड़ है, तुम कैसे काटोगी अकेले।
और वहां से तुम्हारा तलाक भी हो चुका है। लेकिन सुनीता को अब शादी बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। वो कहती है कि पिताजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी 3 बहनों को कुछ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पहले इन लोगों की शादी हो जाए, इसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। और वही होता भी है। वो अपनी बहनों को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती है, पैसा भी लगाती है, वो लोग पढ़ने लगती हैं और अच्छे से पढ़ने लगती हैं। तभी अचानक एक दिन सुनीता अपने तहसील पर जाती है कि तहसील के बगल में ही एक रेड़ी वाला रेड़ी लगा रहा था, जो कि कुल्फी का रेड़ी लगाता था। रोज डेली कड़कती धूप की वजह से और ज्यादा लू चलने की वजह से वो अपने मुंह को गमछे से ढक करके रखता था, ताकि उसको धूप ना लगे, और वहीं खुले में वो रेड़ी लगाता था। जब भी जो सुनीता थी वहां अंदर जाती थी, तो गर्मी की वजह से वो कुल्फी वहां से मंगाती थी, खाती थी, और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम होता है कि जैसे ही सुनीता अंदर जाती है, अपने नौकर से कहती है कि एक कुल्फी लेकर के आओ, और वहीं बैठ करके बाहर का नजारा देख ही रही थी कि वो लड़का जो था, जो कि रोज रोज वो अपने चेहरे को ढक करके रखता था, उस दिन वो अपना चेहरा खोला हुआ था और अपनी रेड़ी लगा रहा था। वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका पति है। वो देखती है लेकिन फिर भी समझ नहीं पाती है। जैसे ही वो जब गौर से देखती है तो वो पूरी तरह से समझ जाती है कि वो मेरा पति है प्रवीण, कोई और नहीं है। इसके बाद सुनीता को बड़ी हैरानी होती है कि ये सब कैसे हो, इसके पास तो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी थी, दुकान भी थी, सब कुछ था, ऐसा कैसे हो गया कि ये कुल्फी की रेड़ी लगाने पर मजबूर हो गया। और वो अपने नौकर से कहती है कि जो बाहर कुल्फी वाला है उसको अंदर बुलाना, बोलना कि मैडम बुला रही है। वो कहता है कि ठीक है। और जैसे ही वो नौकर बाहर जाता है, कहता है कुल्फी वाले से कि तुम्हें मैडम बुला रही हैं अंदर, तुम चलो। अब वो कुल्फी वाला जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है कि मैंने क्या किया, और भी मैं यहाँ पे रेडी लगा रहा हूँ, लग रहा है कि मैडम मेरा चालान काटेंगी या फिर यहाँ से मेरी रेडी हट जाएगी। वो डर रहा था, सहम रहा था। किसी तरह वो अंदर जाता है। अंदर जाता है तो जो सुनीता थी अपने चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी, और उसका जो रहन सहन था, पहनावा था, रुतबा था, वो सब कुछ बदल चुका था कि वो प्रवीण उसे देखकर पहचान भी नहीं पाया। इसके बाद वो प्रवीण वहां पे जाता है और हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे रेड़ी नहीं लगाऊंगा, अगर आप चाहेंगी तो मैं यहाँ से अपनी रेड़ी हटा लूंगा, लेकिन चालान मत काटिएगा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, और चालान काट देंगी तो मैं चालान कहाँ से भरूंगा, मैं डेली के 200-400 कमा लेता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। वो कहती है कि आप माफी मत मांगिए और पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे रेडी क्यों लगा रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपना परिवार चलाने के लिए लगा रहा हूँ। वो कहती है कि मुझे आप पहचान रहे हो। वो कहता है कि नहीं मैडम जी, आप पहली बार आई हैं तो मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा, आप मैडम हैं और मैं यहाँ पे कुल्फी का रेडी लगाता हूँ, तो आते जाते तो देखता हूँ लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अपना मास्क हटाती है तो वो देखता है, तो देख करके बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो उसके सामने उसकी पत्नी होती है सुनीता, जिसको वो 7 साल पहले बोला था कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वही पत्नी आज तहसीलदार बनकर के उसके सामने बैठी थी। इसके बाद वो कहती है कि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कुल्फी का रेडी लगाओ, और तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ पर कुल्फी की रेडी लगाने पर मजबूर हो गए। तुम्हारे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, दुकान था, मकान था, सब कुछ था, क्या हो गया। प्रवीण बताता है सुनीता से कि देखो जब तुम वहां से चली आई, हमारा तलाक हो गया, तो पिताजी तो कुछ महीने बाद ही गुजर गए। माँ थी और मैं पी खा करके जब वहां से आता था, नशे में धुत रहता था, माँ बोलती थी, मैं उसे मारता पीटता भी था। और जो मेरे पड़ोसी थे धीरे धीरे करके कुछ पैसे दे करके वो हड़प लिए सारी जमीन को, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा बस मकान बचा है, जो मेरी दुकान थी वो भी उन लोगों के आंखों में खटकने लगी, और जब मैं पी लेता था तो कुछ पैसे वो लोग दे करके और हड़प लिए। वो सारी जो प्रॉपर्टी थी मेरे हाथ से निकल गई। मैं कहता रहा कि जो मेरी 20 लाख की प्रॉपर्टी है आप लोग 3 लाख में, 4 लाख में ले रहे हैं। जब मैं होश में आता था तो ऐसी ऐसी बातें करता भी था उन लोगों से, लेकिन वो लोग कहते थे कि जब दे दिए तो दे दिए, वो हमारी जमीन है। और वो लोग कब्जा करके आज भी उस जमीन पर बैठे हैं। मैं बिल्कुल हर तरह से हार चुका हूँ, लेकिन अब मैं नशा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ। लेकिन अब जा करके जब सब कुछ खत्म हो गया तो अब मेरी समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया। मैं अपना परिवार भी खो दिया और अपनी धन प्रॉपर्टी भी खो दी, अपने पिताजी को भी खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया मेरे सामने, अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है।
इसके बाद सुनीता कहती है कि देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए यहीं पर जो आपकी रेडी है मैं अपने अंदर करवा देती हूँ और आप अंदर लगाइए, काफ़ी मुनाफा होगा, लेकिन आप बताइएगा मत कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं, क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी और बदनामी भी होगी। लोग यही कहेंगे कि एक तहसीलदार का पति आज कुल्फी बेच रहा है। वो कहता है कि ठीक है। प्रवीण की दुकान करवाने के बाद, जो उसकी कुल्फी की रेडी थी उसको अंदर करवाने के बाद अब वो अच्छे से कमाने लगता है, लेकिन सुनीता को चैन नहीं होता है। सुनीता किसी लेखपाल से मिल करके उसके प्रॉपर्टी के सारे कागजात को निकलवाती है। निकलवाने के बाद देखती है तो सारे पर उसका भी प्रवीण का नाम ही होता है। वो लोग बस कब्जा करके बैठे होते हैं। वो धीरे धीरे करके उन लोगों से कब्जा भी हटाने लगती है, लेकिन पड़ोसियों को बड़ा ही अचंभा होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रवीण के पीछे है, क्योंकि उसके पिताजी भी नहीं है, उसकी पत्नी भी उसे तलाक दे करके चली गई है, माँ है जो बूढ़ी है, घर में रहती है। आखिर उसके पीछे कौन ऐसा शख्स है जो उसका साथ दे रहा है? वो लोग को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी की पत्नी आज तहसीलदार बन करके सारा कुछ उसे उसका हक दिला रही है। वो धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी उसके दिला देती है और इसके बाद जो उसकी दुकान बचती है, तो दुकान को भी वो लोग 5 लाख की दुकान 3 लाख में लिए थे, वो भी पैसा दे करके उसकी दुकान भी ले लेती है। अब प्रवीण से कहती है कि तुम अपनी दुकान को संभालो और अपनी माँ को संभालो। तभी प्रवीण कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ अपने घर। वो कहती है कि नहीं, आप चाहिए अपनी माँ का ध्यान रखिए, दुकान को भी संभालिए, उसके बाद कुछ समय तो मुझे लगेगा, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है। सुनीता ये भी कहती है कि देखिए, अगर आप नहीं संभले, अगर अब बिगड़ गए या फिर अब गलत संगत में पड़ गए, तो समझ लीजिए कि अब से भी बदतर जिंदगी आपकी हो जाएगी, कोई संभालने वाला आपको नहीं मिलेगा। भलाई इसी में है कि आप अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी दुकान है, उसको संभालिए, अच्छे से चलाइए और आप अच्छे से रहिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने घर चला जाता है। जाने के बाद अपनी दुकान पर वो बैठने लगता है, संभालने लगता है। दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगती है। उसके घर में जो भी खुशियाँ चली गई थी, वो धीरे धीरे से अब वापस आ रही थी। अब सुनीता को लगता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। ये भी बताती है कि पिताजी, प्रवीण मुझे मिला है और वो उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो पी खा करके उड़ा दिया था, सब लोगों जो उसके पड़ोसी थे वो लोग ले चुके थे। आज उसका सारा जगह जमीन उसको मिल चुका है, उसकी दुकान भी उसे वापस मिल चुकी है। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, अपनी दुकान को देखता है, चलाता है, संभालता है, बहुत ही अच्छे से उसकी दुकान चल रही है। तभी सुनीता के माता पिता कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा? वो कहती है कि पिताजी, मैं प्रवीण से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तलाक हो चुका था। अब मैं यही सोच रही हूँ कि प्रवीण से दोबारा से शादी करके मैं उसके साथ रहूंगी और मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके पिताजी भी, उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप उसके साथ रह सकते हो। इसके बाद दोनों की धूमधाम से मंदिर में शादी हो जाती है। सुनीता अपने पति के घर चली जाती है। वहां जाने के बाद उसके जैसे ही पांव पड़ते हैं, उसके घर में खुशियां आते देर नहीं लगती है और बहुत ही ज्यादा खुशी उसके घर में आ जाती है। प्रवीण की जो माँ होती है, अपने सुनीता को देख करके, अपनी बहू को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और भगवान से यही विनती करती हैं कि भगवान, मेरी खुशियां आ करके चली गई थी लेकिन आज दोबारा से आ गई, लेकिन अब कभी ना जाए मेरी खुशियां मेरे घर से। और वो रोने लगती हैं, अपनी बहू को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बहू हो तो ऐसी, मेरी बेटी से भी बढ़ के मेरी बहू है, क्योंकि मेरी जो भी धन प्रॉपर्टी थी सब कुछ बर्बाद हो चुका था, मेरा बेटा बर्बाद कर दिया था, लेकिन मेरी बहू ऐसी है कि मेरा सब कुछ आज मुझे मेरे पास है, लेकिन मेरा पति चला गया मेरे बेटे की वजह से। इसके बाद तीनों बहुत ही अच्छे से मिल करके रहने लगते हैं और उनके घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। और कुछ दिनों के बाद सुनीता को एक लड़की पैदा होती है। लड़की काफी खूबसूरत होती है, जो उसका ध्यान उसकी सासू माँ रखती हैं और वो अपना ड्यूटी करती है। जो उसके पति होते हैं प्रवीण, प्रवीण भी अपनी दुकान को बहुत ही अच्छे से देखता है और उन लोगों की जो जिंदगी पटरी से उतर चुकी थी, आज उनकी जिंदगी पटरी पे है और बहुत ही अच्छे से वो लोग एक साथ में रह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।